नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 के अंतर्गत गणित की प्रथम चैप्टर पूर्णांक की समझ पर चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पूर्णांक को समझा है, संख्या रेखा पर देखा, उसका जोड़ घटाव, उसके कुछ गुणों के बारे में हमने जाना है। आइए उसी में थोड़ा आगे बात करते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं योग तत्समक से। योग तत्समक ये क्या है? किसी भी पूर्णांक के लिए कोई एक ऐसी संख्या जिसको उसमें जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, जस का तस रह जाता हो, तो हम उसे योग तत्समक का नाम देते हैं। योग मतलब जोड़ने की क्रिया के लिए। जैसे हम लोग योग पढ़ रहे हैं वैसे गुणा के लिए भी पढ़ेंगे। तो एक बार यदि आप शब्द समझ जाते हैं तो यही शब्द का इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा। अब जैसे कोई भी पूर्णांक हम लें, हमने लिया है -3। अब हम कहेंगे कि इसमें हमें कुछ जोड़ना है लेकिन फिर भी इसका मान ना बदले, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें आप 0 जोड़ दीजिए और फाइनली आप देखेंगे कि अभी भी ये -3 ही है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी संख्या जिसका योग करने से, जोड़ने से पूर्व की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम इस शून्य को ही, इस 0 को ही योग्य तत्समक या योग तत्समक, योज्य तत्समक भी कहीं कहीं कहा गया है। इसे योज्य नाम से गड़बड़ नहीं होना है, मतलब सबका एक ही है, योज्य तत्समक कहलाता है। हमने एक पूर्णांक लिया है, आप और भी ऐसे पूर्णांक लेके चेक कर सकते हैं। आप पूर्व से भी जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 के जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि a में 0 जोड़िए, 0 के साथ a जोड़िए, आपका हर हमेशा उत्तर a ही होता है। अतः 0 a का योज्य तत्समक है, जहाँ a क्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या है। अब जैसे योग के लिए हमने विभिन्न गुणों को पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से पूर्णांक के व्याकलन के लिए या घटाव के लिए, इसको कहिए अपनी भाषा में, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप नियम की जांच कर सकते हैं और खुद से ये पता लगा सकते हैं कि ये नियमों का पालन करता है या नहीं। जैसे योग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आपको? समवरक का गुण या समवृत होना, क्लोजर लॉ जिसको हम लोग कह रहे थे। और क्लोजर लॉ में क्या पढ़े थे आप? कि यदि अपना गुण, अपने फैमिली का गुण बचाए रखता है, पूर्णांक को लिए हैं, पूर्णांक ही रहता है, तो हम कहते हैं कि क्लोजर होता है, क्लोजर लॉ फॉलो करता है। हमने जोड़ के लिए देखा था, अब वही काम आपको घटाव के लिए करना है। तो एक बार यदि आप समझ गए हैं तो संक्रिया तो आता ही है, कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? कोई भी 2 पूर्णांक आपको ले लेने हैं और हम 1-2 उदाहरण लेते हैं। आप वैसे 4-5 उदाहरण लीजिए और तब नियम तक पहुँचिए। हर बार हम ये कह रहे हैं। तो आइए हम कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे एक ले लिया -3 और एक हमने लिया है -2। कौन सी संक्रिया करनी है? हम लोग घटाव के लिए कर रहे हैं, व्याकलन के लिए कर रहे हैं। तो आइए इसको घटाते हैं। आइए हम आप मिल के करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये -3 + 2, मतलब उत्तर आपका आ गया -1। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने पहले से क्या लिया था? पूर्णांक। और जब 2 पूर्णांकों को घटाया तो हमारा जो घटावफल आया, उत्तर आया, क्या यह भी एक पूर्णांक के परिवार से है? ऐसे और भी आप उदाहरण लें, कभी 0 लें,
कभी धनात्मक संख्या लें, हर प्रकार की कसौटी पर कसें, आप पाएंगे हमेशा कि दो पूर्णांकों का घटाव या व्यकलन से प्राप्त जो घटावफल है वो भी हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक व्यकलन के लिए या घटाव के लिए संवरक गुण पालन करती है या उसमें संवरक गुण होता है, क्लोजर लॉ वो फॉलो करती है। अब इसके अलावा और कौन से गुण पढ़े थे आप लोग जोड़ के लिए? हाँ, क्रम विनिमय था, साहचर्य था। आप करके देखिए खुद से कि क्या क्रम विनिमय नियम पालन घटाव के लिए करेगा कि नहीं पूर्णांक आपका। आपको खुद से करके चेक करना है। ये तो संवरक गुण का पालन कर रहा है। आइए क्रम विनिमय के लिए एक हम भी तेज़ी से कर लें आपके साथ। क्रम विनिमय अगर चेक करना हो आपको तो हर बार रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से लेना है। पूर्णांक के लिए चेक करें तो पूर्णांक संख्या ले लीजिए और क्रम को बदल के देखिए कि क्या हुआ, क्या अभी तक हमारा जो फल है, रिजल्ट है, वो सेम है, वही है या बदल गया। जैसे हम कोई दो पूर्णांक ले रहे हैं, एक हमने लिया है 6 और एक हम ले रहे हैं 8, दो पूर्णांक लिया। अब इसको घटाव करना है आपको। आइए घटाते हैं, क्या मिल जाएगा? -2। क्रम विनिमय में हम लोग क्या करते थे? क्रम को बदल देते थे, पहले वाले को बाद में लिख देते हैं और बाद वाले को पहले लिख देते हैं। आइए बदल देते हैं, 8 - 6 क्या प्राप्त होगा आपको? 2। अब देखिए तो क्या ये दोनों उत्तर एक समान है? आप पाएंगे कि एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि एक समान उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो आप ये बना लीजिए कि पूर्णांक घटाव के लिए क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करती हैं। अब जैसे हमने क्रम विनिमय के लिए चेक किया, आप और भी संवरक वगैरह का खुद से चेक कीजिए। संवरक का तो हो गया, इसके अलावा साहचर्य का आप खुद से चेक कीजिए कि घटाव के लिए, व्यकलन के लिए पूर्णांक उस नियम का पालन करती है या नहीं करती है। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक का गुणा। पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं आ रही हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। आइए इसका गुणा देख लें। गुणा का मतलब हम जानते हैं और गुणा पहले बना भी चुके हैं आप। जैसे यदि कहीं लिखा हुआ है 4 गुणा 3, तो इसका क्या मतलब है आप समझते हैं? 4 को 3 से गुणा करना या 4 को 3 बार ही जोड़ देना, 4 + 4 + 4, और इस प्रकार से आप प्राप्त कर लेते हैं 4 + 4 + 4 और आप प्राप्त कर लेते हैं उत्तर कितना? 12। यदि हम कहेंगे कि -4 को गुणा करना है 3 से, तो इसका क्या अर्थ हुआ? -4 -4 और -4 3 बार। और आप क्या पाते हैं फाइनली? -4 -4 -4, जोड़ घटाव आपको पता है और आपको उत्तर कितना आ गया? -12। पूर्णांक का गुणा काफ़ी आसान है। आप देख रहे हैं कि धनात्मक को गुणा कर रहे हैं तो हमारा उत्तर भी क्या मिल रहा है? धनात्मक। और यदि ऋणात्मक और धनात्मक को गुणा कर रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या मिल जाता है? ऋणात्मक। इसको यदि आप पलट भी दें, धनात्मक को पहले कर दें, ऋणात्मक को बाद में कर दें, तो भी आपका उत्तर इसी प्रकार से ऋणात्मक मिल जाता है। पूर्णांक के गुणा में हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉजिटिव संख्याओं को यदि पॉजिटिव संख्या से गुणा करें तो हमारा उत्तर पॉजिटिव होता है। इसके अलावा आपने सीखा निगेटिव को यदि पॉजिटिव संख्या से गुणा करें तो उत्तर निगेटिव होता है, एवं पॉजिटिव संख्या को यदि निगेटिव संख्या से गुणा करें तो भी उत्तर आपका निगेटिव होता है। अब देखिए, यदि दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा किया जाए तो कैसे प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? इसे समझने के लिए आइए हम कुछ पैटर्न्स को देखते हैं।
इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि गणित हमेशा पैटर्न फॉलो करता है और पैटर्न को आगे बढ़ाते चलने से ही हम सही उत्तर तक पहुंचते हैं एवं उसी से हम लोग नियम बनाते हैं। नियम बना के पैटर्न बना है ऐसा नहीं है, पैटर्न फॉलो कीजिए। पैटर्न जो चलता रहता है हमेशा उसी ढर्रा पर वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे आप समझिए, हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा है हमने 3 गुना 2। आपको उत्तर पता है कितना हो जाएगा? 6। 3 को यदि स्थिर रख लें हम और इसको घटाना शुरू करें, 2 से 1 कर दिए, उत्तर लिखिए और घटा के 0 कर दें तो क्या होगा? अब यदि ये जो घटाने का काम है ये हम बदस्तूर जारी रखें तो क्या हो जाएगा? 3 गुना, अब 0 से भी कम होगा। कौन? पूर्णांक में आपने पढ़ा है कि जो 0 के भी पूर्व की संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो ऋणात्मक संख्या हो गया। यहाँ क्या लिखाएगा? आइए इधर का पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। पहले 6 था, 6 से घटकर 3 हो गया। कितने की कमी आई? 3 की। फिर 3 में 3 की कमी किए तो 0 आ गया। फिर 0 में 3 की यदि कमी करें तो आप संख्या रेखा से भी कमी कर सकते हैं, या ऐसे भी अब आपको पता हो गया है तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -3। आगे यदि अब और बढ़ाना चाहें तो इसे आप बढ़ाइए, फिर से कमी हो जाएगा -6। आप देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, धनात्मक धनात्मक को गुना करने से धनात्मक आ रहा था। किसी भी पूर्णांक को 0 से गुना करने पर 0 होता है, और जब पूर्णांक को हम ऋणात्मक संख्या से गुना करते हैं तो आपने पाया कि हमको क्या मिल जाता है? ऋणात्मक मिल जाता है। इस प्रकार से आप पैटर्न को आगे बढ़ा करके क्यों ऋणात्मक होता है ये यहाँ से भी जान सकते हैं, और आपने यहाँ से भी जाना है या समझा है। अब इसी पैटर्न को थोड़ा और हम आगे लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्थिर कर लेते हैं। आपने पाया है 3 गुना -2 बराबर -6। ये हमारा फाइंडिंग है इस पैटर्न से। अब यदि इसको स्थिर कर ले और इसको घटाना शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा? आइए 3 को कम करके करते हैं, 2 गुना -2। ज़रा ध्यान दीजिए, 2 को यदि हम 2 से गुना करें तो क्या मिल जाएगा? -4। और घटा दें, 1 को गुना करते हैं -2 से, 1 दूनी 2, और आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव। यदि 0 से गुना करें -2 को, 0 से किसी भी पूर्णांक को गुना करने पर क्या होगा? 0। अब देखिए ये जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, 3 से घटाकर 2 किया, 2 से घटाकर 1, 1 से घटाकर 0। अब 0 से भी यदि कम करें तो कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगी? 0 से पूर्व की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और सबसे पहले आपको मिल गया -1 गुना -2। अब यहाँ क्या लिखें हम? तो वहाँ लिखने के लिए भी आप अपने मन से ना लिखें, पैटर्न फॉलो करें। वो क्या कह रहा है, वो कौन से नियम को बना रहा है। तो देखिए यहाँ पैटर्न -6 से -4 हो गया। घटा है या बढ़ा है बताइए आप? -6 छोटी संख्या है, -4 बड़ी संख्या है, तो यहाँ क्या हुआ? 2 का मान बढ़ा। फिर यहाँ से क्या हुआ? 2 का मान बढ़ा। 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, तो यहाँ फिर से मान 2 बढ़ा। हर बार क्या हो रहा है आपका पैटर्न में? हर बार क्या हो रहा है? आप देखिए पैटर्न में +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इस बार भी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और जब 0 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। आप +2 लिखें या सिर्फ 2 लिखें, बात बराबर ही है। इसी पैटर्न को और आगे यदि हम बढ़ाएं और घटाएं, -2 गुना -2। हर बार 2 बढ़ रहा है तो 2 में 2 फिर से बढ़ा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 4। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है? धनात्मक आता है। यानी निगेटिव नंबर को यदि निगेटिव नंबर से ऋणात्मक संख्या को यदि ऋणात्मक संख्या से गुना करें तो उत्तर धनात्मक प्राप्त होता है। हम लोगों ने पूर्णांक का गुना सीखा है कि क्यों 2 धनात्मक पूर्णांक का गुना धनात्मक, 1 ऋणात्मक और 1 धनात्मक का ऋणात्मक, और 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है।
जब ये हम लोग सीख गए गुना करना पूर्णांकों का, तो अब गुना से संबंधित जो नियम है वही पहले वाला जो नियम हमने जोड़ और घटाव के लिए पढ़ा, उन्हीं नियमों की जांच गुणा की संक्रिया के लिए भी करेंगे पूर्णांक के अंतर्गत। आइए हम लोग पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत गुणा की जो संक्रिया है जिसे अभी हम लोगों ने सीखा है, वो कौन कौन से नियम, कौन कौन से गुणधर्म का पालन करती है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। संख्या का ग्रुप कौन सा है? पूर्णांक है। और हम लोग संक्रिया कौन सा ले रहे हैं? गुणा के लिए चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं। गुणधर्म वही सब चेक करेंगे जो पहले हमने जोड़ और घटाव के लिए किया है। जैसे सबसे पहले हम लोग कौन सा गुण देखे थे? समबरक होने का या समृद्ध होने का, क्लोजर लॉ जिससे हम लोग कह रहे थे। आइए तेजी से चेक करते हैं। अब कार्य आपका शुरू हो जाता है। जब एक बार आप नियम को देख लिए हैं, जोड़ घटाव के लिए कर रहे हैं, तो गुना के लिए भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है समबरक जांच करने में? बहुत ही आसान है। किसी भी दो पूर्णांक को हम लेंगे, निगेटिव से, पॉजिटिव से, जीरो से, कहीं से भी आप ले सकते हैं, और इसके अधिक से अधिक उदाहरण आप लीजिए। आइए एक दो उदाहरण हम लोग साथ में लेते हैं। जैसे हमने लिया है कोई एक -4, एक और ले लिया -2। इसकी कहते गुना की क्रिया कीजिए, और गुना करने के बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ, आप ये जांच कीजिए कि पहले जो संख्याएं ली थी जिस ग्रुप से, क्या अभी भी संख्या उसी फैमिली का है, उसी ग्रुप का है। यानी यदि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और आपका जो उत्तर प्राप्त हो रहा है ये भी पूर्णांक है, यानी दो पूर्णांकों को गुना करने से गुणनफल पूर्णांक प्राप्त होता है। ऐसा और भी आप करके देख सकते हैं। जैसे हमने एक धनात्मक संख्या लिया और एक शून्य लिया, अब इसको यदि हम गुना करें तो हमको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। और शून्य किस फैमिली का है? पूर्णांक के फैमिली का है। तो यदि किसी भी दो पूर्णांक को, कहीं से भी पूर्णांक उठा लीजिए, उसको यदि गुना करते हैं और गुना करने के बाद प्राप्त गुणनफल भी पूर्णांक ही है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुना की संक्रिया के लिए समबरक गुण क्लोजर लॉ फॉलो करती है। एक बार नाम से समझ लीजिएगा, तो यही काम आप हर बार कीजिएगा, भाग के लिए भी, आगे दूसरी संख्याओं के लिए भी, आगे की बड़ी कक्षाओं में भी हमेशा यही नियम आपको पढ़ने हैं। तो एक बार अभी अच्छे से समझ लीजिए। समबरक या समृद्ध होने का बहुत आसान तरीका है, चेक करने का तरीका बहुत आसान है। हम लोग लेंगे उस फैमिली के मेंबर्स को और चेक करेंगे कि क्या अभी तक उसी फैमिली का मेंबर है या चेंज हो गया। यदि समबरक करके रखा है, गुण को बचा के रखा है, तो हम कहेंगे वो क्लोजर लॉ फॉलो कर रहा है। हमने दो उदाहरण लिए हैं, आप ऐसे कई उदाहरण और लीजिए और तब इस नियम पर पहुंचिए। समबरक गुण के बाद हम लोग कौन सा गुण पढ़े थे जोड़ घटाव के लिए, याद है आपको? वो वाली गुण, क्रम विनिमेयता का गुण, क्रम विनिमेय। इसी गुण को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोग पढ़े थे जोड़ के लिए और घटाव के लिए, और क्या पाया था हमने, याद है आपको? योग के लिए क्रम विनिमय था पूर्णांक, लेकिन क्या घटाव के लिए था? नहीं, घटाव में क्रम विनिमय गुण नहीं लग रहा था। अब आइए चेक करते हैं गुणा की संक्रिया के लिए कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं, ये वाले गुण पूर्णांक में है या नहीं है। जैसे कोई भी दो पूर्णांक आप ले लें, हमने लिया है -3 और एक पूर्णांक हमने लिया है सिर्फ 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या उत्तर प्राप्त होगा आपको? -9। अब इसी गुणा को हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इसका क्रम विनिमय कर देंगे, बदल देंगे। पहली वाली संख्या को बाद में रख देंगे और बाद वाले को पहले रख देंगे। आइए करते हैं 3 गुणा -3। कैलकुलेट कीजिए। आप गुणा सीख गए हैं पॉजिटिव और निगेटिव का करना, और अब भी आपका उत्तर कितना प्राप्त हुआ है? -9। दोनों स्थितियों में देखिए क्या उत्तर एक समान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तुरंत नियम नहीं बना लेंगे, अभी ऐसे ऐसे और भी उदाहरण बहुत सारे आप अपने कॉपी पर 4-5 लिखिए और उसको करके देखिए। जैसे हम लिए हैं -4 गुना -5,
बताइए तो क्या होगा इसका गुणा? अभी आपने पढ़ा है 4 और 5 को सिंपली गुना कर लेते हैं 20, और चिन्ह कौन सा लगेगा? 2 नेगेटिव है तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हमने देखा है पूर्णांक की गुना में। अब इसी के क्रम को आप बदल दें, -5 को पहले रख लें, -4 को बाद में, फिर हल कीजिए क्या आया गुना। अब देखिए क्या दोनों के गुणनफल पर कोई प्रभाव है? दोनों में एक समान गुणनफल प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यदि इसे व्यापक रूप से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? व्यापक रूप से लिख सकते हैं A गुणा B बराबर B गुणा A। ये हो गया आपका क्रम विनिमय नियम, जहां A और B क्या है जी? A B पूर्णांक हैं। इस प्रकार हम लोग क्रम विनिमयता की जांच आसानी से कर लिए। अब जब आप जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुना के लिए किए हैं तो आगे जो भी संक्रिया होगा उसके लिए आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी से समझते चलिएगा तो आगे काफ़ी आसान हो जाएगा आपका। क्रम विनिमयता के बाद एक और गुण है जिससे हम लोग साहचर्य का गुण कह रहे थे, पीछे हमने चेक किया है साहचर्य गुण। आइए इसे भी चेक कर लें, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य गुण किसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं? गुणा की संक्रिया के लिए कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। कोई भी 3 पूर्णांक आप ले ले, कोई भी जो आपकी इच्छा है। हम जो ले रहे हैं उसको छोड़ करके बहुत सारे अन्य उदाहरण आप लीजिए। अनंत पूर्णांक संख्या है, उसमें से कोई 3 उठा लीजिए। जैसे हमने उठाया है -3, 2 और -4, और इसको कौन सी संक्रिया करना है? हमको गुणा की क्रिया करना है। अब इसके गुणा की क्रिया हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। आइए एक बार करते हैं -3 गुना 2 गुना -4, और एक बार करते हैं -3 गुना 2 गुना -4। अब आइए दोनों प्रकार से हम हल करके देखते हैं क्या प्राप्त होगा। -3 गुना, पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे, -8। फाइनली आपको उत्तर मिल गया 24। ठीक इसी प्रकार से इसको हल कीजिए, -6 गुना -4। फाइनली आपको उत्तर मिल गया 6 चौका 24। अब दोनों ही गुणनफल आप देखें, इधर से जो प्राप्त गुणनफल है और इधर से जो प्राप्त गुणनफल है, दोनों ही एक समान है। अब ठीक इसी एक को नहीं, ऐसे ऐसे आप और भी बहुत सारे उदाहरण लीजिए और करके देखिए। एक बार इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कीजिए, अगली बार इन दोनों को एक साथ ग्रुप कीजिए। आप पाएंगे कि ग्रुप बदल देने से, चेंज करने से गुणा की संक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी साथ चलने का जो गुण है, अगर ये इसके साथ है तो ज़रूरत पड़ने पर आप इन दोनों को भी एक साथ कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य गुण का पालन करती हैं। यदि इसे व्यापक रूप से लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? अब आपको लिखने भी आ गया है, नियम बनाइए। A गुणा B गुणा C बराबर A गुना B गुना C। ये जो है आपका व्यापक रूप हो गया किसका? साहचर्य गुण का। आप यहाँ नोट लगा सकते हैं कि जहाँ ABC क्या है, ABC कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग? पूर्णांक है। अभी तक हम लोगों ने गुणा की संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्या के साथ संबरक का गुण देखा, क्रम विनिमय गुण देखा और साहचर्य गुण देखा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है इसके साथ, यहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे हम लोग वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम।
या इसे कहीं कहीं बंटन नियम भी कहा गया है। बंटन नियम, अंग्रेजी में इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत ही उपयोगी, और आगे आप देखेंगे जितने भी हम लोग कैलकुलेशन का काम करेंगे, संक्रिया का काम करेंगे, हल करने का काम करेंगे, तो वहाँ वितरण नियम या बंटन नियम का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं वितरण नियम। वितरण नियम को समझने के लिए आइए एक उदाहरण पर ध्यान देते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है -3 गुने 4 + 2। इसे यदि हल करना है तो आइए हम इसे दो प्रकार से हल करते हैं। एक करते हैं -3 गुना 4 + 2। कैसे हल करेंगे? कोष्ठक की क्रिया को हम लोग पहले हल करते हैं, तो हो जाएगा -3 गुना 4 और 2 मिलकर के 6, और आपका उत्तर आ गया -18। अब इसे ही हम इस प्रकार से भी हल करते हैं, -3 गुना 4 प्लस -3 गुना 2। क्या मिला आपको? -12 -6 और बराबर -18। ध्यान दीजिए, हम लोग पूर्णांक के अंतर्गत गुणा एवं जोड़ की संक्रिया के लिए वितरण नियम या बंटन नियम को देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे कहते हैं। हमने क्या किया है, एक बार इसको ऐसे ही हल किया और एक बार -3 को दोनों के साथ वितरण कर दिया है, बांट दिया है, इसलिए नाम वितरण है। -3 को 4 के साथ और -3 को 2 के साथ। अब देखिए, -3 गुना 4 फिर -3 गुना 2, दोनों जगह वितरण कर करके फिर हल किया है, और दोनों ही स्थितियों में हमने पाया है कि उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं है, एक समान उत्तर है। यानी यदि ऐसा कोई व्यंजक आए तो हम इसको दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इस प्रकार से, या ऐसा कोई व्यंजक है तो इसको इस प्रकार से भी लिख करके हल कर सकते हैं। यदि इसे हम व्यापक रूप से देखें तो व्यापक रूप में ये लिखा हुआ है a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। ये जो है आपका वितरण नियम या बंटन नियम का व्यापक रूप है, जहाँ a b c क्या है? कोई भी पूर्णांक, जहाँ a b c पूर्णांक हैं। इस नियम का बहुत अधिक उपयोग आप देखेंगे हमेशा। किसी भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न बना रहे हो, लाभ हानि कहीं भी बना रहे हो आप, जहाँ भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, गुना करने की ज़रूरत पड़ती है, तो गुना को थोड़ा आसान करने के लिए, व्यंजक को थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग बार बार वितरण नियम या बंटन नियम का उपयोग करते हैं। ऐसे आप और भी उदाहरण लीजिए और इस नियम तक धीरे धीरे पहुँचिए। वितरण नियम या बंटन नियम यदि आप समझ गए हैं तो आइए एक टर्म और है, इसको ज़रा समझें, जिसका नाम है तत्समक अव्यय गुणा के लिए। हम लोग योगात्मक तत्समक देखे थे, आपको याद होगा। ठीक उसी प्रकार से गुणात्मक तत्समक भी है। यदि आप शब्द समझे हैं तत्समक, तो आपके लिए हर बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ गुना करेंगे तो गुना करके क्या होना चाहिए, जहाँ हम लोग जोड़ करके हूबहू वही छोड़ दे रहे थे, तो तत्समक अवयव में भी सोचिए कि ऐसा क्या है जिससे उसको गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जोड़ में भी तो यही बात था, ऐसा हम लोग संख्या ढूंढ रहे थे जिसको जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो तत्समक अवयव गुना के लिए भी हम लोग उसी प्रकार से ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसा पूर्णांक ढूंढेंगे जिसे पूर्णांक के साथ यदि गुना का ऑपरेशन कराया जाए, संक्रिया कराई जाए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। जैसे संख्या लिखा हुआ है -4।
अब हमको इसके साथ कुछ ना कुछ का गुना करना है, लेकिन फिर भी ये -4 ही रहे, परिवर्तित ना हो, तो कितना से करना होगा? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यदि 1 से गुना करें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा आप और भी देख सकते हैं। 5 है, अब इसमें किससे गुना करें कि 5 5 ही रह जाए, तो आप पाएंगे कि एक ऐसा है पूर्णांक जिसको यदि किसी के साथ गुणा करें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो हम लोग 1 को तत्समक अवयव कहते हैं। पूर्णांक में ध्यान दीजिए, 1 को हम लोग क्या कहते हैं? तत्समक अवयव, या गुणात्मक तत्समक भी यदि पूछा जाए तो एक ही उत्तर होगा। ध्यान दीजिए, यदि 0 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 को छोड़ करके, यहाँ 0 को हम लोग एक्सेप्शन में रखेंगे, तत्समक अवयव के रूप में 0 को के लिए नहीं चेक करेंगे। 0 को छोड़ के बाकी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, किसी में भी यदि 1 के साथ गुना किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, हम लोग गुणा पढ़े हैं, गुणा के विभिन्न गुणधर्म हमने पढ़ लिया। कौन कौन से गुणधर्म पढ़े अभी तक? ध्यान दीजिए आप। संबरक पढ़ लिया है हमने, ठीक है, क्रम विनिमय देख लिया, साहचर्य देख लिया, और यहाँ पर अभी अभी एक और नियम आया है, वितरण नियम या बंटन नियम, उस पर भी खास ध्यान दीजिए, और इस प्रकार के कई उदाहरण आप कीजिए। इसके अलावा तत्समक अवयव हमने समझा है। अब अंत में हम लोग थोड़ा सा गुना को और बड़ा कर लें। यदि 3, 4, 5 ऐसे पूर्णांक आ जाएं तो आप उसको कैसे गुना कीजिएगा। यदि आप 2 पूर्णांक का गुना समझ गए हैं तो उसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, आप आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे साथ लिखा हुआ है, -3 गुना -4 गुना -2। आइए हल करना है। कैसे करेंगे? साहचर्य गुण का तो ये पालन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको या इसको किसी को भी गुना कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि साहचर्य गुण से हम लोग इसका ग्रुपिंग या इसका ग्रुप गुना के लिए लगा सकते हैं। तो आइए पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं। आपको यदि सुविधा है तो पहले इन दोनों का भी गुना कर सकते हैं। इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुना 4, 3 चौका 12। चिन्ह किसका लगेगा? दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अभी हमने पढ़ा है। और फिर इसका गुना है आपका -2 के साथ। आइए गुना कीजिए, 12 दूनी 24। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो यहाँ चिन्ह कौन सा लग जाएगा? ऋणात्मक। और भी एग्जाम्पल्स यदि हैं तो आप ले सकते हैं। लिखा हुआ है 5 गुना -2 गुना 6। आइए हल करते हैं। पहले दोनों का कर लेते हैं। 5 दूनी 10 गुना 6, 10 छक्का 60। ऋणात्मक धनात्मक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ एक और हम लोग कर ले -7 गुना 3 गुना -4। आइए हल करते हैं, क्या हो जाएगा? 7 या 21 गुना -4। गुना कीजिए मिलजुल कर, 21 गुना 4, 21 चौका 84। और चिन्ह का हमेशा ध्यान रखें। गुना तो आपको आ ही रहा है, हम 3 या 3 से अधिक का गुना कर रहे हैं, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो चिन्ह है उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ऋणात्मक ऋणात्मक जहाँ मिलेगा धनात्मक हो जाएगा, फिर धनात्मक के साथ ऋणात्मक मिलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक धनात्मक रहेगा तो धनात्मक ही होगा। और इस प्रकार का नियम हम पहले लिख भी चुके हैं। तो यहाँ देखिए दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक ऋणात्मक गुना करके क्या हो जाएगा? धनात्मक। आप धनात्मक का चिन्ह नहीं भी देंगे तो भी वो ऑलरेडी धनात्मक है। तो इस प्रकार से 2 पूर्णांक या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुना एवं गुना से संबंधित विभिन्न गुणधर्म हम लोग आज की कक्षा में देखे हैं। इसके बाद की कक्षा में हम लोग और भी सीखेंगे। आज की कक्षा इतनी, धन्यवाद।